हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 10th का जो सैम्पल पेपर एमपी बोर्ड की तरफ से आया है उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इसको देखना, डायरेक्ट टिक नहीं लगाऊंगा। जो क्वेश्चन ऐसे हैं कि मुझे उसके आसपास की थ्योरी बतानी वो बताऊंगा भी, ताकि आप जब एग्जाम के अंदर बैठें तो अगर उसके आसपास के क्वेश्चन भी आए तो आपको ध्यान आ जाए कि कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सैम्पल पेपर सिर्फ आप लोगों को इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस पेपर होता है ये, है ना। ज़रूरी नहीं होता है कि इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आए, या फिर ज़रूरी नहीं होता है कि इसमें से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आए। ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशन हम इसका देखेंगे और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं उससे अपना को आइडिया लग जाता है। तो एचसीएफ की अगर मैं बात करूं, 91 और 21 का जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो वो मुझे बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एचसीएफ निकालना बड़ा सिंपल है। 7 आता है आएगा इन दोनों का एचसीएफ, यानी इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, 7 है। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशन धिस एंड धिस हैज, इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, या फिर अपना जो है नो सॉल्यूशंस है, वो अपने को बताना है। तो उसके लिए इसके कोएफिशिएंट जो है, ठीक है, 1, 2 और 5, उससे हमें इसके कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। -3, -6 और 1। ठीक है, +1। जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको कैंसिल करने से तो 1/3 आ जाएगा, तो -1/3 इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा, लेकिन वो नॉट इक्वल टू 5/1 आएगा। यानी कि पहले के दो इक्वल हैं, इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन देगी ये इक्वेशन। तो इसका अपना आंसर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। अब इसमें जो है आप लोगों का इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन पे, मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन पे और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पे। तो वो सारी कंडीशंस आपको एग्जाम के अंदर याद करके जाना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बच्चों यहाँ पर सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके जीरोस का जो सम होता है वो क्या होता है, -b/a होता है बच्चों। अगर यहाँ सम की जगह प्रोडक्ट आ जाता है तो प्रोडक्ट होता है c/a। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना, प्रोडक्ट होता है c/a और सम होता है जीरोस का -b/a। ठीक है, इतना अपने को याद रखना। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा -b/a। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अपन निकालते हैं इस तरीके से, b² - 4ac करके। तो इसका b जो है वो 4 है, तो -4 का स्क्वायर -4, a कितना है इसका, a कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और c कितना है, c इसके अंदर 4 है, क्योंकि लास्ट वाली जो टर्म है वो c है। तो ये हो जाएगा 16, है ना, प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। ओके, दैट्स ग्रेट। और ये 16 हो जाएगा, 16 में से 16 गए तो 0 बचे। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। सर्कल के किसी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अपन। टेंजेंट क्या होता है बच्चों, एक बात को समझ लो, अगर ये सर्कल है तो इसके किसी एक पॉइंट से टच करती हुई कोई लाइन जाती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो एक ही टेंजेंट एक पॉइंट पर आप ड्रॉ कर सकते हैं बस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स धिस एंड धिस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने को निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसमें अपन, ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि 0 माइनस -5 का क्या करेंगे बच्चों, होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बीच में प्लस लगाएंगे और y1 - y2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो हमें यहाँ मिल जाएगा 25 + 25, दैट इक्वल टू √50, है ना। √50 जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5√2 के बराबर। ठीक है, 5√2 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शंस हो गए। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है, ठीक है, इसमें सबसे पहला है डैश जीरोज विल बी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो हो सकते हैं, तो 3 जीरो हो सकते हैं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक की बात की जाती तो 2 जीरो होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की बात की जाती तो 1 जीरो होता है उसमें। ठीक है, यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात की गई है इसलिए 3 जीरो है यहाँ पर। श्रीधराचार्य डिराइव्ड अ फॉर्मूला नॉन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें 10th टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी की 10th टर्म निकालना है तो a10 के फॉर्मूले से अपन निकाल लेंगे, a+9d आंसर, a+9d के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। a कितना है इसके अंदर 5 है, +9 इंटू डी कितना है, कितने कितने से बढ़ रहा है, ये 5 से बढ़ रहा है। तो हो जाएगा 5 + 45 दैट इक्वल टू 50, हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं, इक्विलेटरल
जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना है अपने को। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट यानी जिसका होना तय है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है। और अगर ऐसा आ जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है, ये भी याद रख लेना। फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बच्चों आपको पता ही होगा कि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अपन मैच द कॉलम की तरफ चलते हैं, तो मैच द कॉलम में सबसे पहले एक आइडेंटिटी लिखी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, ये 1 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी या जे, कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गई होगी, कुछ दूसरा देना होगा उनको मेरे ख्याल से। तो इसका आंसर जो है ये आ जाएगा, ठीक है, 1। tan 90 माइनस ए कितना होता है, तो कॉट ए होता है, tan 90 माइनस ए कितना हो जाएगा यहाँ पर, कॉट ए, तो इसका सेकंड आ जाएगा। 5 सेक स्क्वायर है माइनस 5 टेन स्क्वायर है, तो इन दोनों में से जब मैं 5 कॉमन निकाल लूंगा बच्चों, तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बच्चों 1 होता है, क्या होता है 1, 5 इंटू 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो थर्ड वाले का आंसर जो है, सॉरी 1 नहीं आ जाएगा, 5 इंटू 1 5 होते हैं, तो थर्ड वाले का आंसर 5 आ जाएगा, यानी ए वाला आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला ए क्यूब होता है, ठीक है, ए क्यूब, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो इसका आंसर फिफ्थ वाले का आंसर एच आ जाएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, ये इसको नॉट पढ़ते हैं, ठीक है। उसका हमेशा आंसर 1 आता है, ओके ओके ओके, एक गलती हो गई मुझसे, तो ये दोनों के आंसर 1 है, यानी कि ये फिफ्थ फोर्थ सिक्स्थ वाले का आंसर भी 1 है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ये गलती नहीं हुई होगी एमपी बोर्ड वालों से, है ना। तो इसमें इसका आंसर अपन फिफ्थ वाला सिक्स्थ वाला लगा सकते हैं, ठीक है। कोई सो को भी लगा सकते हैं अपन, इसका भी सिक्स्थ लगा सकते थे और इसका 1 लगा देते तो भी सही रहता, इसका 1 लगा दिया, इसका सिक्स्थ लगा दिया तो भी सही रहता। इसमें 3 जो है एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए हुए हैं एमपी बोर्ड ने, तो इनका कोई काम ही नहीं है, मतलब ये आंसर है ही नहीं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे बच्चों 1 वर्ड की या 1 सेंटेंस की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है ये, कि नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो एक ग्राफ देखकर नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाल सकते हैं अपन, कि हमें देखना होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स एक्सिस वाली, उसको ग्राफ कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 और 4 बार काट रहा है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 जीरोस। कितने जीरोस बच्चों, 4 जीरोस। जितनी भी बार ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को काटेगा, उतना उसका आंसर आ जाता है, उतने जीरोस होते हैं उस पॉलिनोमियल के अंदर। व्हाट इज द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास होती है उसको मॉडल क्लास बोलते हैं बच्चों, MODAL, मॉडल CLASS, है ना, मॉडल क्लास, ओके। हालांकि आंसर हमें जो है एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास करके, ऐसा पूरा 1 वर्ड या 2 वर्ड्स में आंसर नहीं चलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम द फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। तो एन टर्म ऑफ एन एपी के सम के निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और यहाँ पर बाहर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ये डी है, ठीक है, याद रखना इस बात को। राइट द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर टिक लगवा देता हूँ। आपकी एनसीईआरटी की किताब जो है उसमें 134 पेज नंबर आपको निकालना है, नई एनसीईआरटी की बुक में, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है ना। ये एंगल ऑफ एलिवेशन की जो डेफिनेशन है उसका आंसर ये है, द एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level, ठीक है। इतनी जो है, इतना इसका आंसर है एंगल ऑफ एलिवेशन का। द एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level, ठीक है, ये आंसर आपको लिखना है, ओके। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की ये डेफिनेशन हो गई 134 पेज नंबर पे। नई वाली एनसीईआरटी अगर आपके पास होगी तो, और अगर नहीं होगी तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल, सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, ये जैसे सर्कल है और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट,
ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये याद रखना। राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ट्रू और फॉल्स की। तो सबसे पहले अपने को देखना है टेंथ टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी की टेंथ टर्म -17 है या नहीं है, उसको निकालने के लिए हम A10 का फॉर्मूला लगाएंगे। A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 9D। ठीक है, ए कितना है इसके अंदर, ए है 10 प्लस 9 इंटू इसमें डी कितना है, तो 3 कम हो रहा है तो -3 रहेगा इसका डी। क्या रहेगा बच्चों, -3। तो हो जाएगा 10 - 27 दैट इक्वल टू -17। तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसका फॉल्स आएगा। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं उनका एरिया सिमिलर होता है ना। सिमिलर ट्राइंगल बड़े छोटे हो सकते हैं। सिमिलर ट्राइंगल सिर्फ उस बात पर देखा जाता है कि एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं ट्राइंगल, उसको बोलते हैं सिमिलर। तो उनका एरिया सिमिलर नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, द टेंजेंट लाइन इज द सेकेंड लाइन, हो ही नहीं सकता। टेंजेंट लाइन अलग होती है, सेकेंड लाइन अलग होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज, हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये गलत है, ये फॉल्स है। जबकि हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, इस बात को अपने को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। आर्क ऑफ सेक्टर, आर्क ऑफ सेक्टर का जो मतलब आर नहीं, ये जो है बच्चों ये गलत हो गया होगा, ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है ना, या फिर आर्क ऑफ सेक्टर है तो उसका आंसर सही है ये, है ना। यहाँ पर अगर एरिया लिखा होता तो उसका आंसर अलग होता। ठीक है, यहाँ पर आर्क ऑफ अ सेक्टर, एक मिनट अपन हिंदी में पढ़ के देख लेते हैं इसको। त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आर्क की ही लंबाई दी हुई है, तो आर्क की लंबाई का ये सही फॉर्मूला है ना। ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू θ/360 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर में θ/360 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, सही है ये, मतलब इट इज ट्रू। ओके, लास्ट अपन देखेंगे द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, है ना। ये सही है, सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। अब मैं जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ आपको, अगर ये आपको पेपर डाउनलोड करना है तो एक तो एमपी बोर्ड की साइट है, अगर वहाँ पर आपको नहीं मिल रहे हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर फ्री मटेरियल में आप लोगों को एमपी बोर्ड के सारे सिंपल पेपर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, उसके अलावा जो है टॉपर बच्चों की कॉपी और बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर डालते रहते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जाकर जो है आप देख सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।